नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में आज अमेठी के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की। अमेठी के लोगों को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तिलोई में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा उनकी तरफ से। वहीं तिलोई में 200 बेड के रेफरल अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अमेठी के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 1 दिवसीय दौरे पर हैं। अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी विधानसभा प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम मानी जाती है। वर्तमान में फिलहाल गरिमा सिंह बीजेपी से सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है अमेठी विधानसभा सीट को। दरअसल अमेठी गांधी परिवार का चुनावी क्षेत्र है। ऐसे में कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली बीजेपी जब से 2017 में बीजेपी की लहर आई, पूरी तरीके से भगवा में हो गई और 2017 में बीजेपी यहां पर काबिज होती है। लेकिन अब देखना है कि 2022 के लिए क्या रणनीति बीजेपी बना रही है। अमेठी पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सौगात दी जाएगी। वहीं तिलोई में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। तिलोई में 200 बेड के रेफरल अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। राहुल शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संवाददाता सीधा रुख कर लेंगे राहुल का। राहुल, जानकारी दीजिएगा, अमेठी का आज दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम आज है अमेठी में? फिलहाल राहुल से हमारा संपर्क जी राहुल। जी सोनिका, मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर से चलकर भाजपा की जो जन विश्वास यात्रा आज अमेठी पहुंची है, उसी का समापन करने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद आज अमेठी आ रहे हैं। और वो इस दौरे के साथ साथ अमेठी को कई सौगात भी देने वाले हैं, जैसे कि 200 बेड का रेफरल हॉस्पिटल और एक मेडिकल कॉलेज भी वो सौगात के रूप में अमेठी वासियों को देंगे। राहुल, अगर अमेठी की बात करें तो कांग्रेस का गढ़ अमेठी को कहा जाता रहा था, लेकिन 2017 में अमेठी की सीट पूरी तरीके से भगवा में हो गई, बीजेपी काबिज होती है। लेकिन उसी जीत को बरकरार रखने के लिए क्या रणनीति आप देख रहे हैं 2022 के लिए? जिस तरीके से देखा जाए कि अभी 15 दिन पहले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अपना दौरा करके गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपना पैर दोबारा से मजबूत करना चाह रही है। उसी के क्रम में लगातार देखा जाए तो भाजपा के भी कई नेता यहाँ पर दौरा कर चुके हैं। 10 दिन पहले नितिन गडकरी आए थे और इसके बाद आज योगी आदित्यनाथ खुद आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेठी में एक चुनावी पारा बिल्कुल चढ़ चुका है और सभी प्रत्याशी अपना प्रबल दावेदारी ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। अमेठी की जनता की अगर बात की जाए राहुल, तो क्या मुद्दे आप देखते हैं, स्थानीय मुद्दे जिस पर जनता वोट करेगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो यातायात एक लंबे समय से वहां की परेशानी रही है लोगों के लिए। बेरोजगारी का मुद्दा लगातार वहां से उठता रहा है। कि अगर बात की जाए यहाँ पर, तो भाजपा की सरकार जब से यहाँ पे बनी है, लगातार लोगों ने सड़कों के लिए कई जगह पे बोर्ड भी लगाए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस समय जिस जगह पे खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उसी ग्राम सभा में लगातार 2 जगह ऐसे बोर्ड लगे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ऐसे में देखा जाए तो सड़क के मामलों में भाजपा सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने पूरे कार्य नहीं कर पाई है, जो कि गजामुक्त सरकार वादा करती है और वह पूरा भी नहीं कर पाई है। और बाकी मुद्दों पे देखा जाए तो शिक्षा और बेरोजगारी में कहीं ना कहीं भाजपा का यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा रहा है। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी तैयारियां पूरी कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है और तैयारियां तेज भी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। और बड़ी जानकारी है कि आज यूपी के बस्ती दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बस्ती के दौरे पर रहेंगे, सक्सेरिया इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। वहीं अगर बस्ती की बात की जाए तो बस्ती विधानसभा क्षेत्र 2017 के चुनाव में पहली बार यहां भारतीय जनता पार्टी इन्होंने खाता खोला था अपना, और बेहद अहम ये सीट मानी जाती है बस्ती विधानसभा सीट। और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, बस्ती दौरे पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। ऐसे में सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों ही की बेचैनी बढ़ गई है। रणनीति बनाने में दोनों ही जुटे हुए हैं। संगठन के नेताओं की बात करें तो हर एक दिन समीक्षा की जा रही है बीजेपी की तरफ से। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, जनसभाएं की जा रही हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, हर एक जिले में लगातार पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव मोड में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरों पर हैं। तो बस्ती जिले में
5 विधानसभा की सीटें आती हैं और 5 पर बीजेपी का कब्जा हुआ है 2017 में। अब देखना है 2022 में क्या परिणाम बस्ती में रहते हैं, बस्ती की जनता का कितना आशीर्वाद मिलता है। लेकिन फिलहाल बस्ती पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा और यहां पहुंचने के बाद जनसभा को संबोधित किया जाएगा उनकी तरफ से। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है। सक्सेरिया इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए आगे रुक करते हैं। एक और जानकारी आ रही है, यूपी के बरेली में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। यूपी के बरेली में कोरोना वायरस का कहर अब मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त जानकारी आपको दे दें, सिर्फ 72 घंटों में 4 गुना कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है। वहीं पिछले 3 दिनों की बात करें तो पिछले 3 दिनों में 16 संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना वायरस के बरेली विकास प्राधिकरण का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है। अंबुज संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंबुज, अब यूपी के बरेली में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। क्या इस वक्त हालात बने हुए हैं, कैसी स्थिति है, जमीनी स्तर पर क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? में प्रशासन जो है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बहुत ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। बाहर से आने जाने वालों की रोडवेज पे स्टेशन पे चेकिंग की जा रही है, लेकिन जो 3 दिन में जिस तरीके से मामले सामने निकल कर आए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय बनता जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए अस्पतालों की, स्वास्थ्य विभाग की कितना मजबूत है और कितना तैयार आपको नजर आ रहा है, क्योंकि मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं? बताते चले, उत्तर प्रदेश के सीएम द्वारा आज निर्देश जारी किए गए हैं कि 3 और 4 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां कंटेनमेंट एरिया बनाए जाएंगे। अमुज, जानकारी ये भी दीजिएगा कि क्या लोग कितना सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का सहयोग जरूरी हो जाता है। क्या लोग मास्क लगाते हुए नजर आते हैं? क्या लोगों में अभी भी वो भय नजर आ रहा है जो दूसरी लहर में देखा गया? जहाँ तक अगर हम आम जन की बात करें तो इसके प्रति, कोरोना के प्रति काफी लापरवाही बरती जा रही है। आप बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ देख लीजिए और लोगों द्वारा मास्क का प्रयोग न किया जाना, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। लोग जो है इससे सजग नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ और लोगों का मास्क न लगाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और जिस तरीके से जानकारी आप दे रहे हैं कि चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि लोग सावधानी बरतते नजर नहीं आ रहे हैं। अगर रात का जिक्र करें अंबुज, तो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है रात के समय, लेकिन दिन के समय भीड़ एकत्रित होती है। लोग दफ्तरों को निकलते हैं, बाजारों की ओर जाते हैं। ऐसे में उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन जो है इस मामले में काफी सख्त है। जिस तरीके से 3 दिन में मामले सामने निकल कर आए हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। चलिए अंबुज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आगे रुक करते हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर बरपा रहा है अपना, आगरा में भी मामले सामने आने लगे हैं। कोरोना वायरस न सिर्फ दुनिया देश भर में देखा जा रहा है, बल्कि जिस तरीके से पैर पसारने लगा है, अब आगरा में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 29 से 57 एक्टिव कोरोना केस देखे गए हैं। पिछले 24 घंटे में 28 संक्रमित मरीज सामने आ गए हैं। 24 घंटे के अंदर 28 नए मामले सामने आए हैं। प्रशासन चैन की नींद ले रहा है। इस बीच ये जानकारी है कि प्रशासन चैन की नींद में है, मामले बढ़ रहे हैं, लोगों के लिए खतरा बढ़ने लगा है। लेकिन प्रशासन का जिक्र करें तो चैन की नींद में सोए हुए हैं। 24 घंटे में मामले 28 संक्रमित मरीज मिलते हैं। वायरस जिस तरीके से फैल रहा है, दूसरी लहर का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि समय रहते सावधानियां बरती जाए, सख्त गाइडलाइन बनाई जाए ताकि लोग पालन कर सके और लोगों से पालन कराया जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाए। लेकिन खबर मिल रही है कि प्रशासन चैन की नींद में है। ऐसे में खतरा और बढ़ने के पूरे चांसेस है, क्योंकि प्रशासन को ये जिम्मेदारी सही ढंग से उठानी होगी। मनीष अग्रवाल संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मनीष, आगरा में भी कोरोना देखा जा रहा है, कहर बरपा रहा है, लेकिन खबर है कि प्रशासन अभी तक मुस्तैद नहीं हुआ है। 24 घंटे में 28 पेशेंट
रोजाना कोविड के पेशेंट नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए, अगर सेंटर की बात की जाए, जांच अभी आगरा में आधी कर दी है, तो जांच अगर बढ़ाई जाए तो कोविड से बड़ा बम फूट सकता है आगरा में। लेकिन प्रशासन की बात करिए, प्रशासन लगातार दावे तो करता है, कहता है कि कहीं ना कहीं कोविड की गाइडलाइन का भी जनता का पालन कराया जाएगा सख्त रूप से। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए जनता की, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कोविड की जो गाइडलाइंस बनाई गई है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं लोग। और जानकारी ये दीजिएगा कि जिस तरीके से मामले बढ़ने लगे हैं आगरा में, अगर अस्पताल का जिक्र करें, आगरा के अस्पतालों के क्या हालात आप देख रहे हैं, कितना तैयार है, लोग कितने सावधानी बरतते आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल बता दूं संगठन जिस तरीके में बात कही जा रही है लोगों की सावधानी की, तो लोगों की सावधानी अगर देखा जाए तो मामला अगर देखा जाए इसमें सुन ही नजर आ रहा है। ना तो लोगों के पास मास्क ही नजर आता है, ना ही किसी प्रकार की कोविड की डिस्टेंसिंग की बात की जाए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है, तो कहीं ना कहीं बच्चियां आते हैं लोग नजर आते हैं। और अस्पतालों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अस्पताल अभी देखा जाए तो तैयार नहीं है कोविड की, अगर देखा जाए दूसरी लहर। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक कर लेते हैं। खबर यूपी के बस्ती से सामने आई है। दरअसल बस्ती में एक युवती का शव मिला है और शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बस्ती में जानकारी मिल रही है और इसके बाद हालांकि खबर प्रशासन तक भी पहुंची। शव मिलने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया पोस्टमार्टम के लिए। तो बस्ती से ये खबर सामने आ रही है और जिस तरीके से शव मिला युवती का, सनसनी इस वक्त फैली हुई है। तो अपने जन्मदिन पर केक खिलाने निकली युवती का शव गौरा गांव के एक गेहूं के खेत में मिला। शव मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि युवती की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई। वहीं हत्या कर आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो आरोपी फरार है। युवती की हत्या करने के बाद शव मिलने से गांव में सनसनी फैली हुई है। तो यूपी के बस्ती से खबर सामने आई है। 8 बजे थाना वाल्टरगंज में ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना वाल्टरगंज की चौकी गणेशपुर में ग्राम गौरा में एक युवती की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका की पहचान की गई। मृतका गौरा गांव की रहने वाली है। कल मृतका का जन्मदिन था। परिवारीजनों ने जैसा बताया कि कल संभवतः रात्रि में किसी परिचित को केक खिलाने के बहाने वो घर के बाहर आई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि हत्या चाकू मार करके की गई। उसकी बॉडी पर कई सारे स्टैब वुंड्स हैं। बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा कराया जा रहा है। परिवारीजनों से और जानकारी प्राप्त की जा रही है। इनसे तरीक लेकर मुकदमा लिखा जाएगा और शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। चलिए आगे रुक करते हैं। अब खबर यूपी के मेरठ से आपको बता दें। दरअसल किसानों का गढ़ कहे जाने वाले मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ थे। आधारशिला रखी गई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की और मेरठ पहुंचने के बाद सौगात दी गई है मेरठ के तमाम जनता को। यूपी के मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। आधारशिला रखे जाने पर उनके बेटे और पूर्व ओलंपियन अशोक ध्यानचंद ने कहा कि देश के सभी खिलाड़ियों के लिए यह हर्ष का विषय है, यह परिवार के लिए गर्व का विषय है। खिलाड़ियों के लिए यह एक क्रांतिकारी रास्ता तैयार होगा। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। खेल जगत में ऐसा पहली बार हो रहा है। हमारे देश में बच्चे खेल में इसलिए हिस्सेदारी नहीं ले पाते, सरकार ने इस समस्या को दूर करने का उपाय खोजा है। तो मेरठ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है और खेल जगत में ऐसा पहली बार हो रहा है, ये कहा गया है। इर्रेगुलरिटी नहीं है, लोग इधर उधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो वो बढ़ जाए। कंपटीशन ही हर चीज होती खेल के अंदर। मैं समझता हूँ खेल के अंदर जब तक कंपटीशन ना हो। अच्छा, चूंकि यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस होता है तो वो लोग अपनी बात कहने में भी संकोच नहीं करते, वो खुल के सारी बातें कहती है। हम सबको मालूम है। हाँ। लेकिन सिर्फ रेक्टिफाई करने की जरूरत है, मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। अच्छा, वो कहेंगे थोड़ा वजनदारी उसकी रहेगी। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अब ज्यादा बढ़ जाएगा और बढ़ना भी चाहिए। और निर्णय तो योगी जी का है डेफिनेटली, प्रधानमंत्री जी का तो उसमें हिंदुस्तान में इससे पहले कोई है क्या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? मेरी नॉलेज में तो हमारी नॉलेज समझ में नहीं आता है। सर्च करेंगे।
इसमें रिएक्शन नहीं, ये बहुत खुशी का और हर्ष का विषय है हमारे देश के उन सभी खिलाड़ियों के लिए और परिवार के लिए तो गर्व का विषय है। और मैं खेल के और खिलाड़ियों की तरफ से बात करूंगा कि हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए एक नया रास्ता, एक क्रांति के रूप में जो प्रधानमंत्री जी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न करके दिया था, और दूसरा जो तोहफा दिया नए साल के अवसर के ऊपर वो है मेरठ के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा, माननीय योगी द्वारा जी के अथक प्रयास से ये पहली बार ऐसा हुआ है खेल के अंदर एक, मैं कहूं तो क्रांति का एक नया रास्ता खुला है खेलों में। और हमारे देश के बच्चे जो इस वजह से खेलों में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे कि उनका करियर नहीं बनेगा या उनको आगे पढ़ाई लिखाई में या डिग्री लेने में तकलीफ होगी, तो उसको दूर करने के उपाय सरकार ने खोजे हैं। और ये नई तरह से नए विधि से इस यूनिवर्सिटी का कार्य चलेगा, जिसमें खिलाड़ियों को खेलों की महत्व के बारे में और खेलों का महत्व ज्यादा देकर शिक्षा को एक सामान्य ज्ञान के रूप में कि आपको पास करना, जो करना भी चाहिए, सभी को ज्ञान होना चाहिए दुनिया के बारे में, दूसरी बातें भी हमें समझ में आनी चाहिए, लेकिन खेलों के आधार पर उनको डिग्रीज या दूसरी चीजें जो दी जाएंगी, ये एक ऐसा निर्णय है जिसका पक्षधर तो मैं बहुत पहले से था। और खेल प्रशिक्षण को लेकर विश्वविद्यालय जो शुरू होगा, तो इसको प्रशिक्षण के लिहाज से किस तरह देखते हैं, कितना कारगर खिलाड़ियों के लिए होगा? जी, ये शुरुआत है और मैं समझता हूँ शुरुआत के दौर में ही उन ऊंचाइयों को लेते हुए हमें इसके प्रशिक्षण को शुरू करना होगा। इसका सिलेबस या इसके जो टीचिंग क्लासेस होंगी वो उन शिक्षकों द्वारा दी या उन खेल महारथियों द्वारा दी जाएगी जो अपने अपने विधाओं में पारंगत हैं या बहुत उनकी नॉलेज ज्यादा है, तो जिससे खिलाड़ियों को साइकोलॉजिकल और थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल तो होना ही होना है, लेकिन जब मानसिक तौर पर उनकी समझ में चीजें आती हैं तो मैं समझता हूं और बिना किसी दबाव के उनके भविष्य की चिंता अब नहीं होगी उनको कि हमें क्लासेस पास करनी है, अच्छे नंबर्स लाने हैं। नंबर्स आएंगे, बराबर आएंगे, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि उन खेल अचीवमेंट्स के ऊपर, मेडल्स के ऊपर, उनके लगातार बढ़ोतरी के ऊपर डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इससे बढ़कर मैं समझता हूं कि खिलाड़ी के लिए भारत में जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो आज हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। अगली खबर मथुरा से सामने आ रही है। मथुरा में पुलिस अधिकारियों की तरफ से एक फर्जी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी बनकर आए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल नए साल के मौके पर फर्जी डीआईजी बनकर पुलिस कर्मियों पर ही व्यक्ति अपना रौब दिखा रहा था। फर्जी डीआईजी बनकर आरोपी ने पुलिस कर्मियों की वर्दी उतरवाने की बात करते हुए अपना रौब दिखा रहा था। जैसे ही पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने जांच पड़ताल कर दबोच लिया और युवक पर धारा 420, धारा 353, 170, 189 और धारा 554 के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। तो व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मथुरा में एक व्यक्ति फर्जी पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी बनकर आया था और पुलिस कर्मियों पर ही रौब दिखा रहा था, जिसके बाद शक के आधार पर मथुरा पुलिस की तरफ से व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आपको जो पुलिस ने पकड़ा है, क्या कर रहे थे आप जो आपको पुलिस ने पकड़ा? 31 को रूम नहीं मिल रहा था वृंदावन में, तो इसीलिए अपने आप को डीआईजी इंटेलिजेंस ब्यूरो का परिचय दिया था रूम एक्वायर करने के लिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द होटल। मतलब होटल को जो चार्ज था, रूम टैरिफ था, बराबर वैसा ही मिला, जस्ट टू गेट द होटल। लेकिन आप तो जहाँ पुलिस व्यवस्था में लगी थी, आप उनसे ही उलझ रहे थे और वो बाद में हुआ है। बाद में एक इंसिडेंट हुआ था जब बहुत बुरी तरह से ट्रैफिक में फंस गए थे, तो उसमें गलती से ये हो गया है। अब उनसे थोड़ा ऊंच नीच बात हो गया। कहाँ के रहने वाले हो? कलकत्ता। तो आपके पास कोई आईडी वाईडी है डीआईजी की? नहीं। तो आप कब से डीआईजी अपने आपको डीआईजी बताते आ रहे हैं? कभी भी नहीं, इसी के लिए जस्ट रूम एक्वायर करने के लिए बस। तो मतलब आप मानते हैं अपनी गलती? हाँ बिल्कुल मानते हैं। ये सुझाव आपको आया कैसे थे डीआईजी बन के? आपने दिमाग से। दिनांक 31/12/21 को
एक व्यक्ति जिसका नाम अभिजीत कर है, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, ये इस्कॉन मंदिर में आकर वहां पर दबाव बनाकर रुकने के लिए, एक कमरे के लिए, और उच्चाधिकारीगण एसपी ट्रैफिक, एसपी क्राइम को फोन करके दबाव बनाना और धमकी देना कि ट्रांसफर करा देंगे और उनके खिलाफ रिपोर्ट भेज देंगे। खुद को अभिजीत कर डीआईजी आईबी का अपने को बताते थे। बातचीत के लहजे से और संदेह होने पर इसकी जांच कराई गई। जांच कराकर ये पाया गया कि ये फर्जी आईबी के डीआईजी अपने को बता रहे हैं। इस संबंध में चौकी इंचार्ज रमन रेती द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया और आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अभिजीत कर की उम्र करीब 39 साल है, जो अपने को डीआईजी आईबी बता रहे थे और उनकी जांच में उनका सारा जो बता रहे थे झूठा पाया गया और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संवाददाता गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, मथुरा में एक व्यक्ति फर्जी पुलिस कर्मी बनकर के सामने आता है, कैसे इस खबर की जानकारी मथुरा पुलिस को लगती है? जी सोनी, आपको बता दूं कि जिस तरह से 31 तारीख को लोग नववर्ष मनाने वृंदावन में आ रहे थे, वहीं अभिजीत नामक ये युवक जो कि बंगाल का निवासी और हाल ही में गुड़गांव में रह रहा है, और इसके द्वारा 31 तारीख को वृंदावन स्थित रमन रेती के पास ही इस्कॉन गेस्ट हाउस है, वहां पर गया और इनके द्वारा यह कहा गया कि मैं आईजी हूं, डीआईजी हूं आईबी का, मुझे एक रूम चाहिए। जब वहां के जो संस्थापक व्यवस्थापक हैं उनके द्वारा जब इससे इसका सब चीजें पूछी गई तो इसके द्वारा बताया गया कि मैं आईजी हूं और डीआईजी हूं आईबी का, और वहीं इसके द्वारा मथुरा के एसएसपी और एसपी सिटी को अपने झांसे में लिया गया कि मैं डीआईजी बोल रहा हूं आईबी से और मुझको इस गेस्ट हाउस में एक रूम दिलवाइए और मेरे मंदिर में दर्शन करने की व्यवस्था करवाइए। वहीं जब एसएसपी मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर को कुछ उस व्यक्ति पर शक हुआ तो इन्होंने तत्काल इसकी जांच मथुरा एसपी सिटी मार्कंड प्रकाश को दी। मार्कंड प्रकाश ने तत्काल अपने अधीनस्थ एसएचओ वृंदावन को इसकी जांच करने के लिए दिया, तो जांच में पाया गया कि जो उक्त युवक अभिजीत जो अपने को डीआईजी आईबी बता रहा है वह फर्जी है। तत्काल एसएचओ वृंदावन ने संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति को होटल से गिरफ्तार किया, जिसमें उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि सिर्फ वीआईपी कल्चर को लेकर वह सारा इसका रचा रचाया एक झूठ है। उसके अलावा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और वही पुलिस की अभी पूछताछ चल रही है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए गौरव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं, अगली खबर यूपी के जालौन से है, जहां एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। आनंद फानन में आसपास के लोगों ने अस्पताल भेजा, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो जाती है। और जिस तरीके से ट्रैक्टर सवार एक युवक ने बाइक सवार युवक पर जोरदार टक्कर मारी, इसके बाद दंपति जो बाइक सवार थे बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान पति की मौत हो जाती है। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ईंटों से भरे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। वहीं फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो जानकारी मिल रही है कि एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। मोटरसाइकिल पर दंपत्ति सवार थे, जिनमें से पति की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। और फिलहाल ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है। जोरदार टक्कर मारने के बाद से ही ट्रैक्टर चालक फरार है, तलाश जारी है फिलहाल पुलिस की तरफ से। लेकिन अस्पताल जब पहुंचाया गया दंपत्ति को, तो उनमें से इलाज के दौरान दंपत्ति में से एक यानी पति की मौत हो जाती है, ये जानकारी मिल रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।